नमस्कार दोस्तों। आज हम विधिपूर्ण प्रतिफल एवं विधिपूर्ण उद्देश्य के संबंध में बात करेंगे। पिछली बार हमने प्रतिफल के संबंध में कैसी क्या परिस्थितियां होती हैं उनके संबंध में सारी बात की थी। आज हम देखेंगे धारा 23 के संबंध में, क्योंकि एक करार के निर्माण हेतु विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य होना आवश्यक है, तभी वह करार संविदा का रूप धारण करता है, अन्यथा करार शून्य होता है। तो थोड़ी सी चर्चा धारा 23 के अंतर्गत करेंगे। इसके पश्चात हम एक प्रश्न बनता है मुख्य परीक्षा का कि क्या भूतपूर्व अवैध संबंधों के लिए वर्तमान में कोई प्रतिफल दिया जाता है तो क्या वो वैध प्रतिफल की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न पर हम बात करेंगे। इसके पश्चात प्रतिफल की अवैधता के संबंध में एक बात आती है कि अवैधता का प्रभाव क्या होता है, जिसे एक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, समदोषता का सिद्धांत। उसके संबंध में हम बात करेंगे। शून्य और अवैध संविदा में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। इसमें थोड़ा सा फर्क देखने का कारण यह है क्योंकि शून्य और अवैध संविदाओं के संबंध में जो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उन कोलेट्रल ट्रांजैक्शन की हमें परिस्थिति देखनी है कि क्या ऐसे संपार्श्विक संव्यवहार शून्य संविदा के साथ किए गए हैं या अवैध संविदा के साथ किए गए हैं, तो क्या परिस्थितियां होंगी। तो सबसे पहले अगर हम धारा 23 की बात करें तो धारा 23 बताती है कि इन 5 दशाओं के सिवाय अगर कोई प्रतिफल या उद्देश्य होता है तो वो विधिपूर्ण माना जाता है, परंतु इन 5 परिस्थितियों के अंतर्गत अगर आता है तो वो प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं माना जाता और ऐसी परिस्थिति में करार शून्य हो जाता है। तो सबसे पहला बताता है कि विधि विरुद्ध हो। दूसरा बताता है कि ऐसी प्रकृति का हो कि यदि उसे इन्फोर्स किया जाए तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। तीसरी अगर हम बात करें तो बताता है कि कपटपूर्ण हो। चौथी बात करें तो अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि होती है उसके अंतर्गत। अब एक और लास्ट पॉइंट है कि न्यायालय उसे अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध समझता हो। तो न्यायालय उसे अनैतिक के संबंध में हम बात करें तो सेक्सुअल इमोरलिटीज के संबंध में जो परिस्थितियां होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देना, ये तो अपना उसमें आ गया अनैतिक के संबंध में। वो दूसरी बात होती है लोकनीति के विरुद्ध। तो लोकनीति के विरुद्ध के बारे में न्यायालय ने कहा है कि ऐसा कोई भी करार जो समाज के हित के विरुद्ध हो, लोकनीति के विरुद्ध कहा जाता है। अब हम देखते हैं मुख्यतः कि भूतपूर्व अवैध संबंधों के बारे में अगर कोई वर्तमान में प्रतिफल दिया जाता है तो क्या ये वैध प्रतिफल है या नहीं, इसके संबंध में बात करें तो भूतपूर्व अवैध संबंध अगर एडल्ट्री की श्रेणी में आते हैं और वर्तमान में प्रतिफल उसके लिए दिया जाता है तो न्यायालय ने कहा है कि ऐसा प्रतिफल अवैध ही होगा और अनैतिक भी होगा धारा 23 के अंतर्गत। परंतु अगर भूतपूर्व संबंध एडल्ट्री की श्रेणी में नहीं आते और उनके लिए वर्तमान में प्रतिफल दिया जाता है तो ऐसा प्रतिफल विधिमान होगा। ये कुछ उच्च न्यायालयों का मत है, जिसके संबंध में सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस नर्मदाबाई और रामाराव वर्सेस जयम्मा मैसूर राज्य के हाईकोर्टों ने इसके संबंध में ये बात कही। अब इसके बाद बंबई उच्च न्यायालय ने हुसनाली वर्सेस दीनाबाई के मामले में कहा कि अवैध संबंध एक अवैध प्रतिफल है और मात्र भूतपूर्व हो जाने के कारण उनके लिए वर्तमान में दिया गया प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि दो उच्च न्यायालयों के अलग अलग मत हो जाते हैं तो फिर इसके पश्चात एक डी नागर लम्मा वर्सेस कुनकू रमैया AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में न्यायालय ने कहीं ना कहीं मैसूर के जो 2 मामले थे जिनमें इस प्रतिफल को वैध बताया था उन्हीं का समर्थन किया। तो अगर कुल मिलाकर हम अगर उस परिस्थिति के फाइनल डिसीजन पर पहुंचे तो न्यायालय ने कहीं ना कहीं इस मत का समर्थन किया कि भूतपूर्व अवैध संबंध यदि एडल्ट्री की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि एडल्ट्री की श्रेणी में आते हैं तो वो वर्तमान में अगर प्रतिफल दिया जाता है तो वैध प्रतिफल नहीं है, परंतु अगर एडल्ट्री की श्रेणी में नहीं आते तो उनके लिए वर्तमान में जो प्रतिफल दिया जाता है वो वैध प्रतिफल की श्रेणी में आएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे A और B के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और A ने B को 5,000 रुपये गांजे की तस्करी के संबंध में दे दिए, परंतु ये प्रतिफल अवैध है, इसीलिए ये करार शून्य होता है।
क्या जो बी ए के माध्यम से जो बी को 5,000 रुपये दिए हैं उनकी रिकवरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। इसके ही संबंध में हम देखते हैं समदोषता के सिद्धांत के बारे में। तो समदोषता का सिद्धांत कहता है कि यदि ऐसे अवैध करार के अंतर्गत प्रतिफल दे दिया गया है तो वह वापस नहीं किया जा सकता। पहला एक जनरल रूल बताता है कि अवैध करार के अंतर्गत आपने प्रतिफल दे दिया तो उसकी रिकवरी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसके पश्चात निहाल सिंह वर्सेस रामाबाई AIR 1987, इसके मामले में कहा गया था और समान दोष वाला पक्षकार धारा 65 का भी लाभ नहीं ले सकता। अर्थात ए को भी पता था और बी को भी पता था कि हम गांजे तस्करी जो कि अवैध कार्य है उसके संबंध में हम करार कर रहे हैं। यदि दोनों पक्षकारों का समान दोष है तो वो रकम जो दी गई है उसे वापस पाने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 65 जो कि हमने पहले भी कई बार बात कर चुके हैं उसके बारे में, वह भी इसके संबंध में लागू नहीं होती। अब धारा 65 के लागू होने की सिर्फ एक परिस्थिति है, यदि किसी पक्षकार को अवैधता के बारे में, उस अवैध प्रतिफल या अवैध उद्देश्य के बारे में जानकारी ना हो और इसके पश्चात करार किया जाए और बाद में ये जानकारी होती है कि ये तो अवैध है, तो धारा 65 के बारे में कहा गया है कि फिर आप धारा 65 के अंतर्गत आपने जो धन या वस्तु दे दी है वो रिकवरी की जा सकती है। अब इस पर एक सिद्धांत चलता है अवैधता के प्रभाव के संबंध में। समदोष के सिद्धांत में एक बात आती है, इसमें कहा गया था, न्यायालय ने यह कहा था कि जब दोनों पक्षकारों का समान दोष हो तो विधि उनके अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करती, अर्थात हानि या लाभ जहां भी हो उसे वहीं रहने देती है। अब परंतु इस सिद्धांत के भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद ऐसे हैं इसके कि आपने जानते हुए या अवैधता जो भी परिस्थितियां रही हों इसके अंतर्गत भी अगर आपने कोई रकम दे दी है तो उसकी भी रिकवरी की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब वो इन अपवादों के अंतर्गत अगर आती है तो उस रकम की रिकवरी की जा सकती है। सबसे पहला अपवाद है पक्षकारों का दोष बराबर नहीं है। जब दो पक्षकार होते हैं और दो पक्षकारों में से एक पक्षकार ऐसा है जिसका दोष नहीं है, अर्थात जिसे उस अवैधता की जानकारी नहीं थी, तो ऐसा पक्षकार न्यायालय के माध्यम से उपचार मांग सकता है और न्यायालय उसे उपचार प्रदान करेगा। अब दूसरी अगर हम बात करें तो एक ऐसी परिस्थिति है, दूसरी परिस्थिति है कि संविदा का निष्पादन नहीं हुआ है, अर्थात जो अवैध भाग है संविदा का, जो अवैधता थी उस संविदा में, ऐसी संविदा अभी एग्जीक्यूट नहीं की गई है तो वह रकम अभी रिकवरी की जा सकती है, वापस प्राप्त की जा सकती है। तीसरी परिस्थिति है अवैध संविदा से भिन्न आधार पर धन या वस्तु की प्राप्ति हेतु दावा किया जाता है। तो अगर संविदा तो अवैध थी परंतु जो रिकवरी का जो दावा किया गया है वह अवैध संविदा के अंतर्गत ना करके आप एक सुभिन्न आधार पर या एक अलग से कोई नए दावे के अंतर्गत यदि ऐसी मांग करते हैं तो आप उस रकम को रिकवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शून्य संविदा और अवैध संविदा, इसके संबंध में बात करें तो अवैध संविदा जब करार के लिए प्रतिफल धारा 23 के अंतर्गत उपबंधों के अंतर्गत आता है तो उसे अवैध संविदा माना जाता है और ऐसी स्थिति में करार प्रारंभतः शून्य होता है। और जब करार प्रारंभतः शून्य होता है तो पहले भी हमने बात की थी, एक सबसे पहला सेशन था कि जो करार प्रारंभतः शून्य होता है उसके संबंध में धारा 65 लागू नहीं होती, क्योंकि लाखन सिंह के मामले में ही भी ये बात की गई थी जिसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद शून्य संविदा क्या होती है? तो शून्य संविदा का अर्थ एक ऐसी संविदा से है जिसे विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, परंतु ऐसी संविदा अवैध नहीं होती। जैसे शून्य अवैध संविदा तो अवैध होती है, उसे कभी इन्फोर्स ही नहीं करा सकते, पर शून्य संविदा जो होती है वह अवैध नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अवयस्क के साथ जो करार किया जाता है, जो संविदा की जाती है वह शून्य तो होती है परंतु अवैध नहीं होती। या सेक्शन 56 के बारे में बात करें
असंभव कार्य करने का अगर आपने अगर कोई करार कर दिया है तो शून्य तो होती है परंतु अवैध नहीं होती। तो इसके संबंध में इसीलिए एक बात चलती है कि प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती है। ये इस संबंध में हमारा बात करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अवैध संविदा के साथ अगर कोई संपार्श्विक करार कोलेट्रल ट्रांजैक्शन अगर किया जाता है तो क्या ऐसे कोलेट्रल ट्रांजैक्शन को इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं। तो अवैध संविदा के साथ कोई कोलेट्रल ट्रांजैक्शन अगर किया जाता है तो ऐसा संपार्श्विक संव्यवहार कभी भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। क्यों? इसके संबंध में जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो गांजे के संबंध में हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए बी से करार करता है गांजे तस्करी के संबंध में और ए इस उद्देश्य से सी से पैसा लेता है। अब ए और बी के मध्य एक अलग करार हुआ और ए और सी के मध्य एक अलग करार हुआ। तो ए ने जो बी से कॉन्ट्रैक्ट किया ये तो अवैध होने के कारण कैसा हो गया? शून्य हो गया। अब इसके बाद ए ने जो सी से कॉन्ट्रैक्ट किया है रकम के संबंध में ये तो अवैध तो नहीं था परंतु ये अवैध संव्यवहार का संपार्श्विक करार, कहने का मतलब कोलेट्रल ट्रांजैक्शन होने के कारण इस संव्यवहार को भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ए और बी की संविदा हो गई थी एक ही संव्यवहार के अंतर्गत और ए और सी की भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी संव्यवहार के अंतर्गत। ऐसे दोनों के दोनों करार शून्य होते हैं। इसीलिए अवैध जो संविदा होती है उसके साथ संपार्श्विक जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या शून्य संविदा के साथ कोई कोलेट्रल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो क्या उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। तो शून्य संविदा के साथ अगर कोई संपार्श्विक संव्यवहार किया जाता है तो उसे बिल्कुल प्रवर्तन में लाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि ए ने एक बी नामक अवयस्क व्यक्ति से कोई कॉन्टैक्ट किया। अब ए और बी के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ परंतु वो बी की अवयस्कता के परिणाम स्वरूप शून्य पाया जाता है और उसी संव्यवहार के परिणाम स्वरूप अगर ए ने कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट किया है जैसे सी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऐसा जो संव्यवहार है पहला वाला संव्यवहार ए और बी के मध्य का वो तो शून्य होता है पर ए और सी के मध्य अगर कोई उसी संव्यवहार के अंतर्गत कोई संविदा की जाती है तो ऐसी संविदा को प्रवर्तित कराया जा सकता है। इसीलिए हमने अवैध संविदा और शून्य संविदा के संबंध में बात की थी। अब इसके संबंध में और भी थोड़ी सी परिस्थितियां हैं, फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जितनी हमने बात की है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं और कुछ और भी कोई बात लगे कुछ प्रश्न हो मन में तो अवश्य कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नमस्कार।